नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे और मेरे लेक्चर्स को देख रहे होंगे। तो अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, हमने एक सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 10 तक पढ़ लिया है। ठीक है, तो आज अपना सेक्शन 11 स्टार्ट होगा। सेक्शन 11 पढ़ने से पहले कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, कुछ बहुत बड़ा बैकग्राउंड तो नहीं है। सेक्शन 11 में सिर्फ एक प्ली के बारे में बताया गया है, प्ली ऑफ अलीवी। ठीक है, अब ये होता क्या है आप जानते हैं इसको, लेकिन जो है इसको देख के घबरा रहे होंगे कि ये क्या यूज कर दिया वर्ड। देखिए, आपने देखा भी होगा कभी कभी जब चोरी या कोई मर्डर वगैरह होता है तो कोई भी आदमी यही प्ली लेता है कि भाई साहब जिस समय ये मर्डर हुआ है उस समय मैं तो उस स्थान पर था ही नहीं। मतलब वो ये लेने की कोशिश करता है कि वो कहीं और था। समझ में? इसी चीज़ के का जो लीगल एस्पेक्ट है हम उस सेक्शन 11 में देखेंगे। ठीक है, कि वो कहीं और था तो उसके क्या प्रभाव होंगे, क्योंकि वो एकदम जो बात कर रहा है कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है, क्योंकि उस पर जो चार्ज है वो मर्डर के हैं, वो बात कहीं जो है और जगह होने की बात कर रहा है। एकदम कंट्राडिक्टरी बात है। देखिए, जब सेक्शन हमने 5 से पढ़ा था, 5 में क्या बात बोली गई थी? 5 में बात बोली गई थी कि एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्टनिस एंड रेलिवेंट फैक्ट। मतलब सिर्फ एविडेंस, फैक्टनिस और रेलिवेंट फैक्ट के दिए जा सकते हैं। एविडेंस में बी गिवन फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। ठीक है, सेक्शन 6 में आ गए थे तो उसमें रेस्ट जो सेम ट्रांजेक्शन में आ रहा था। सेक्शन 7 में जब आ गए थे तो हमने ओकेजन, कॉज एंड इफेक्ट के बारे में देखा था। सेक्शन 8 में जब आया था तो हमने मोटिव, प्रिपरेशन एंड कंडक्ट के बारे में देखा था। सेक्शन 9 में एक्सप्लेनेटरी और सेक्शन 10 में कॉन्स्पिरेसी के बारे में देखा था। मतलब ये क्यों बता रहे हैं, अब तक हमने जो भी चीज़ें देखी सेक्शन मतलब 6 से लेके 10 तक, तो वो जो फैक्ट थे वो समहाउ रिलेटेड फैक्ट थे, उनके बीच में लिंक था, रिलेशन था। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 11 में कंट्राडिक्शन की बात हो रही है, जो अभी आगे भी बताएंगे सेक्शन में। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, कंट्राडिक्शन भी जो है रेलिवेंस में भी आ जाता है। वही बात बताने की कोशिश की गई है सेक्शन 11 में। देखिए क्या है, आपकी सुविधा के लिए मैंने सेक्शन को लिख रखा है। सेक्शन 11 की हेडिंग कुछ इस तरीके से है, फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलिवेंट आर रेलिवेंट। जो अदरवाइज रेलिवेंट नहीं है वो भी रेलिवेंट हो जाएंगे। पहली बात, इफ दे आर इनकंसिस्टेंट, इसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए, इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट और इन फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट। जो किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट के कंट्राडिक्शन की बात करेंगे, पहला ही क्लोज यहाँ से देखते हैं, तो वो रेलिवेंट हो जाएंगे। वो कैसे कोई चीज़ कंट्राडिक्शन की बात कर सकता है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे ए बी पर चार्ज है ए के मर्डर का, मतलब बी पर चार्ज है ए के मर्डर का। ठीक है, किसी भी टाइम पर, टाइम एंड डेट, मान लीजिए कोई भी डेट है, उस डेट पे उस पर चार्ज है कि उसने ए का मर्डर किया है। लेकिन बी ये बात कहने लगे कि जिस समय मर्डर हुआ है वो कहीं और था। ठीक है, बी कहता है मैं कहीं और था, समवेयर एल्स। ठीक है, तो ये एकदम कंट्राडिक्शन की बात कर रहा है कि उस पर चार्ज लग रहे हैं मर्डर के, लेकिन वो बात कर रहा है कि भाई साहब जिस समय ये मर्डर की बात हो रही है मैं कहीं और था। तो ये बात अगर मान लीजिए ये प्रूफ हो जाती है कि ये वाली प्रूफ हो जाती है कि वो उस मर्डर में शामिल है तो उसको सजा हो जाएगी। अगर ये वाली प्रूफ हो जाती है कि कहीं और था तो एकदम कंट्राडिक्टरी है, लेकिन अगर ये प्रूफ हो जाती है तो बच जाएगा। इसी चीज़ के एविडेंसेस सेक्शन 11 में दिए जाएंगे। ठीक है, अब एक बात आती है जो इसमें सेक्शन में मैंने आपको जो बताया है कि वो समवेयर ईल्स की जो बात कर रहा है, समवेयर ईल्स मतलब कहीं और,
होने की जो बात कर रहा है, जो इंसिडेंट है, मान लीजिए यहाँ इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ होने की बात कर रहा है, डी पे, ठीक है, तो इसके बीच की डिस्टेंस कितनी हो कि वो जो है इस बात को प्रूफ जो है, जो मान लिया जाए कि वो इतनी दूरी पर था कि वो वहाँ से आके मर्डर नहीं कर सकता। तो ये जो दूरी है ये एक्ट में, ना तो एक्ट में बताई गई है और ना ही जो है किसी डिसाइडेड केस में। ये सिर्फ जो किसी केस जो होगा उसके फैक्ट पे और जो है निर्भर करेगा, उसके फैक्ट कैसे हैं। तो किसी केस में मान लीजिए 400 किलोमीटर की दूरी को भी मान लिया जाएगा कि वहाँ इतनी दूरी पर था, ठीक है, कि जिससे कि वो आके वहाँ से मर्डर नहीं कर पाए। कभी 600 भी मान सकते हैं। ये अलग अलग केस पर निर्भर करेगा कि वो दूरी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। अब दूसरी बात आते हैं, इसमें सिर्फ इतना ही जानना है कि इनकंसिस्टेंट बात कर रहा है, ठीक है। दूसरा है इसमें जब देखेंगे इफ बाई देमसेल्फ और इन कनेक्शन विद अदर फैक्ट्स, या तो अपने आप में या किसी दूसरे फैक्ट के साथ मिलके, दे मेक्स द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल। मतलब या तो वो अपने आप में या किसी और दूसरे फैक्ट के साथ मिलके किसी फैक्ट इन इशू को और रेलिवेंट फैक्ट को हाईली प्रोबेबल या इम्प्रोबेबल बता देंगे। अब हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल क्या होता है? हाईली प्रोबेबल देखते हैं, ठीक है। हाईली प्रोबेबल को जानने के लिए आप एक एग्जांपल ले सकते हैं। मान लीजिए एक कमरा है, रूम है, इसमें ए बी सी डी 4 लोग हैं और ये निश्चित है कि इन चारों में से ही किसी ने ही उसका मर्डर किया हो। अगर एविडेंस से ये प्रूफ हो जाता है ए बी और सी ने मर्डर नहीं किया है, मान लीजिए एक कमरे में मर्डर जो है किसी का मर्डर हुआ है और ये प्रूफ जो है एक कमरे में किसी का मर्डर हुआ है, उसमें 4 लोग थे, जिसमें से ये प्रूफ हो गया कि जो मर्डर ए और बी और सी ने नहीं किया है, तो क्या हाईली प्रोबेबल क्या है कि मर्डर डी ने ही किया होगा। ठीक है, हाईली प्रोबेबल है कि डी ने ही मर्डर किया होगा। और ये हाईली इम्प्रोबेबल हो जाता है कि जब ये बात प्रूफ कर दी गई कि ए बी सी ने नहीं किया है, तो ये हाईली इम्प्रोबेबल हो गया कि ए बी सी ने मर्डर नहीं किया है। हाईली प्रोबेबल इम्प्रोबेबल का मतलब ये संभाव्य हो जाए पूरी तरीके से, नॉर्मल तरीके से नहीं, क्योंकि यहाँ पे वर्ड हाईली यूज किया गया है। तो वो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ के होते हैं उससे थोड़ा सा हाई वाले प्रूफ से ये साबित हो जाए कि ये नहीं था और ये यहाँ पे था, मतलब ये डी दोषी हो जाएगा और ए बी सी बच जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, जो आपका एक जो है केस है। इसमें केस क्या है भाई? ब्रज प्रसाद सिन्हा वर्सेस बिहार, स्टेट ऑफ बिहार। देखिए इस केस में क्या होता है आप समझिए। इसमें ये केस है फेक एनकाउंटर का। इसमें क्या होता है, एक डेड बॉडी पाई जाती है और उसके पास एक तमंचा होता है या पिस्टल। तो पुलिस वाले ये बताते हैं कि जो एक्यूज था वो भाग रहा था, जो उनकी जो हथकड़ी थी उनको तोड़ के भाग रहा था और उसने एक्यूज ने उन पर लगभग 25 फीट से फायर किया है। ये बात पुलिस वाले बताते हैं कि एक्यूज जो है हथकड़ी वगैरह तोड़ के भाग रहा था और उसने पुलिस वालों पर 25 फीट से फायर किया है। ठीक है, सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन जब इसकी जो है जो पिस्टल थी, इसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट वगैरह आती है तो इसमें 2-3 बातें निकल के आती हैं। पहली बात
जो पिस्टल थी वो कभी चल ही नहीं सकती थी, मतलब एकदम खराब थी, उससे फायर नहीं हो सकता था। दूसरा, जो इसका पोस्टमार्टम हुआ बॉडी का, तो ये निकल के आया लगभग 2 फीट से उसमें गोली मारी गई है। ठीक है, 2 फीट से गोली मारी है। तो अब देखिए, ये हाईली इम्प्रोबेबल है कि जो पिस्टल है खराब है तो फायर कर दे, और जो जो वो बता रहे हैं कि 25 फीट से जो है वो जो दूरी से उसने जो है एक्यूज ने पुलिस वालों पर फायर किया था, और जो उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आई जो है, या फिर कहते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो आई, उससे ये पता लगा कि वो जो गोली मारी गई 2 फीट से ही मारी गई है। तो मतलब इसमें ये निकल के आता है, ये हाईली प्रोबेबल है कि जो पुलिस वालों ने है उसका फेक एनकाउंटर किया हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें यही बात है, इससे ज्यादा और कुछ तो है नहीं। देखिए, अब इस सेक्शन को प्ली ऑफ अलीवाई कहते हैं, पूरे सेक्शन को, सेक्शन 11 को। इसको प्ली ऑफ अलीवी कहते हैं, क्यों? इसका मतलब क्या होता है? समवेयर इज। ठीक है, क्यों? ये क्या है, इसमें इनकंसिस्टेंट फैक्ट की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाले सेक्शन में आपने देख ही लिया था, जो रेलिवेंसी थी या इन फैक्ट्स के बीच में कनेक्शन को देख रहे थे, इन जो है इनकंसिस्टेंसी को देख रहे हैं, कंट्राडिक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, और इसी वजह से कभी कभी कंट्राडिक्शन भी जो है रेलिवेंट हो जाता है, क्योंकि उससे भी किसी की गिल्ट और इनोसेंस प्रूफ हो रही है। ठीक है, अब इसमें एक केस है, बहुत ही पूछा जाता है, आप इसको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका नाम है दूध नाथ पांडे वर्सेस क्या है, स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, इस केस में यही बात बोली गई थी कि अगर मान लीजिए, क्योंकि कोई भी केस होता है वो प्रोसिक्यूशन को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ता है, लेकिन मान लीजिए जो अगर उसने जो है एक्यूज ने प्ली ऑफ अली भी लिया, प्ली ऑफ अली भी लिया और उसको प्रूफ नहीं कर पाया, तो इस चीज का फायदा प्रोसिक्यूशन को नहीं मिलेगा, फिर भी प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूफ करना पड़ेगा। ये इसमें भूला गया था, लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी कभी ऐसे ही पूछ लिया जाता है सेक्शन 11 से रिलेटेड में से कौन सा केस है, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ठीक है, साफ कर देते हैं इसको भी। अगली बात आती है कि कुछ केसेस हैं जिनमें इनकंसिस्टेंसी को जो है क्लेम किया जा सकता है। केसेस इन विच इनकंसिस्टेंसी में बी। ठीक है, पहला तो प्ली ऑफ अलीवाई हो जाएगा। ठीक है, ये आपको बता ही दिया पूरा, जो इनकंसिस्टेंसी के बारे में बताए या फिर जो है हाईली प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल को जो बताए। ठीक है, तो ये पूरा प्ली ऑफ अलीवाई हो जाएगा। और कौन सा केस हो जाता है? दूसरा हो जाता है नॉन एक्सेस ऑफ हस्बैंड। ठीक है, ड्यूरिंग मैरिज। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब आप सेक्शन 120 पढ़ेंगे एविडेंस एक्ट का ही, तो उसमें 120 में
ये बताया गया है कि अगर ड्यूरिंग कंटिन्यूएंस ऑफ ए वैलिड मैरिज, अगर किसी के मतलब जो है, जो वुमेन है उसके कोई बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट चाइल्ड माना जाएगा। या फिर ये भी बोला गया उसमें कि अगर 280 दिन के बाद, मतलब मैरिज टूटने के बाद भी अगर वो हो रहा है तब भी उसको जो है लेजिटिमेट चाइल्ड मानेंगे। लेकिन उसमें यही है कि जिस समय बच्चे का कंसीवमेंट हो रहा है, मतलब बच्चा जब कोख में आ रहा है, तो उस समय हस्बैंड जो है अपने नॉन जो है एक्सिस और उसको ना जो है क्लेम करे, मतलब अगर क्लेम करता है और उसको प्रूव कर देता है तो लेजिटिमेसी नहीं मानी जाएगी। इसी में यही है कि अगर हस्बैंड जिस समय बच्चे का कंसीवमेंट हो रहा है उस समय ये प्रूव कर देता है कि वो वहाँ पे नहीं था जिस समय बच्चा तो कंसीव किया गया है, तो नॉन एक्सेस वाला पॉइंट प्रूव हो जाता है। ठीक है। दूसरा है, तीसरा, सर्वाइवल ऑफ एक्टिव्स। सर्वाइवल, ठीक है। सर्वाइवल क्या है? मान लीजिए एक आदमी पर चार्ज था कि उसने बी का मर्डर किया है। ये पर चार्ज था कि उसने बी का मर्डर किया है। कितनी तारीख को? 15 अगस्त 2021 को। लेकिन जो है वो 10 अगस्त को ही, सॉरी 10 नहीं, 17 अगस्त को, यहां लिख देता हूं, 17 अगस्त को मान लीजिए जिंदा था, लाइव था। ये बात अगर वो प्रूफ कर देता है कि वो 17 अगस्त को जिंदा था, तो ये बात डिस्प्रूव हो जाती है कि वो 15 अगस्त को मरा था। ठीक है। अगला, इसको भी साफ कर देते हैं साथ के साथ। ठीक है। चौथा है ऑफेंस कमिटेड बाय थर्ड पर्सन। ठीक है। अगर मान लीजिए ए और बी के बीच में जो है मर्डर का केस चल रहा है, मान लो कि बी पर है, और ये प्रूव कर देता है बी कि भाई साहब मैंने मर्डर नहीं किया है, मर्डर सी ने किया है, तो तीसरे आदमी का के द्वारा प्रूव हो जाता है। ये भी एकदम कंट्राडिक्टरी बात है, इसको भी क्लेम कर सकता है। एक सिचुएशन है। पांचवी लास्ट सिचुएशन ये है सुसाइड। ठीक है। सुसाइड में क्या है, आपने अभी जो है काफ़ी देखा होगा, जो मुंबई में सुशांत सिंह वाला केस जो था, उसमें जो रिया चक्रवर्ती जी थी वो ये खुद प्रूव करने की कोशिश कर रही थी कि उसमें सुसाइड है, और जो है पुलिस इस तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी जिस उसका मर्डर है। अगर ये प्रूफ हो जाएगा इस केस में कि उसने सुसाइड किया है, तो रिया चक्रवर्ती जी बच सकती हैं। आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं। ठीक है। सेक्शन 11 में मोटा मोटी इतना ही है पढ़ने का, लेकिन अब तक आपने कुछ चीज़ें देख ली हैं। एक और चीज़ है इसमें, देखते हैं कि क्या सेक्शन 11 में स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट हो सकता है। ठीक है। अगला बात ये आती है, देखिए इसके लिए एक ही शर्त ये है कि अगर सेक्शन 11 में कोई स्टेटमेंट रेलिवेंट होगा तो वो 17 से 39 तक जो रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट दी गई है पहले उसमें जो है रेलिवेंट हो, तब वो सेक्शन 11 में आएगा। अगर इसमें नहीं आएगा मतलब 17 से 39 तक, तो वो सेक्शन 11 में भी नहीं फंसेगा। तो अब तक आपने रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट देख लिया। अब ये जानते हैं कि रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट अब तक जो सेक्शन पढ़े गए हैं 5 से लेके 11 तक किस किस में है। देखिए 5 में तो रेलिवेंसी ऑफ स्टेटमेंट की बात ही नहीं है, 6 में है, रेस जस्ट में। ठीक है। रेस जस्ट में क्या था कि अगर वो कंटेम्परेरी था और स्पॉन्टेनियस था, ठीक है, तो वो जो है रेस जस्ट में आ रहा था। 7 में नहीं है। 8 में आपने पढ़ा है, 8 में क्या है, मान लो कंडक्ट को
कंडक्ट को बता रहा था, तब स्टेटमेंट जो है रेलिवेंट था। 8 में हो गया, 9 में नहीं है, आपने देख लिया, ठीक है। 10 में कॉन्स्पिरेटर के बीच में वो तो सारी चीज़ें ही जो उनके द्वारा कही और लिखी गई होती हैं वो एक दूसरे के बीच में यूज हो सकती हैं जब से उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात की और जब तक कॉन्स्पिरेसी खत्म नहीं हो जाती, तो ये अलग बात है। तो अब तक आपने देख लिया, 11 में भी देख लिया। 11 में ये वाली शर्त है कि अगर 17 से 39 के बीच में आ जाएगा तो वो रेलिवेंट होगा, अदरवाइज नहीं रेलिवेंट होगा, ठीक है। कंडक्ट वाले में यहाँ कंटेम्प्रेरी और स्पॉन्टेनियस होना जरूरी था, यहाँ पे वो भी शर्त नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो कंटेम्प्रेरी हो, नॉट नेसेसरी कंटेम्प्रेरी, ठीक है। तो स्टेटमेंट था। अब ये आपकी समझ में आ गई। रेडजस्ट में जो कंडक्ट जो है रेलिवेंट हो सकता है, सेक्शन 8 में कंडक्ट के लिए हो सकता है, सेक्शन 11 में शर्त आपको मालूम नहीं होगी, ठीक है। कंफ्यूजन वाली भी बात नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। यही है सेक्शन 11 के बारे में। अगर आपको कोई भी बात अगर ऐसी लगती है जो समझ में नहीं आई तो उसको कमेंट कर दिया कीजिए, तो मैं उस पर जो है जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें आपको बता दिया करूँगा, ठीक है। सेक्शन 12 के बारे में आते हैं। सेक्शन 12 इसमें क्या है भाई, देखते हैं। इसमें है सूट फॉर डैमेजेस, फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल, फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट, द कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट और रेजिडेंट, ठीक है। देखिए इसमें सिर्फ इतनी सी बात की गई, जैसे सिविल केसेस में जो फैक्ट जो डैमेजेस को, इतनी सी बात है आप याद रखना, डैमेजेस को, ठीक है, मिटिगेट करने के लिए हो या एग्रीवेट करने के लिए हो, ठीक है। मतलब या तो जो डैमेज जो है कोर्ट अवार्ड करे उनको कम करने के लिए हों या उनको बढ़ाने के लिए हों, इस चीज़ के फैक्ट दिए जा सकते हैं। जैसे क्या होता है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, सेलर बायर्स की ड्यूटी होती है कि अगर मान लीजिए सेलर है और ये बायर है, इसने बायर ने कुछ कॉन्ट्रैक्ट किया सेलर से खरीदने के लिए, मान लीजिए मैंगोज वगैरह, ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट को नहीं फुलफिल करता और इसके मैंगोज खराब होने वाले होते हैं, तो इसकी ड्यूटी होती है कि ये उसको मार्केट में बेच दे और इसके बीच में जो प्राइस एग्रीड प्राइस था और जो मार्केट प्राइस था उसका डिफरेंस बी से क्लेम करे, ना कि उनको सड़ने दे और पूरा प्राइस उससे क्लेम करे, ठीक है। तो ये अगर इस बात के साथ छाओ कि उसने जो है उसको मैंगोज थे उनको सड़ने दिया था, उसने मार्केट में नहीं बेचा था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये उसको मिटिगेट करेंगे उसके लॉस को, अगर मान लीजिए, ठीक है। इसी तरीके से होगा। इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है आपको सेक्शन 12 में कि जो डैमेजेस को इंक्रीज करने के लिए हों, ऐसे फैक्ट्स किसी भी केस में, सिविल केस में, या उसको बढ़ाने के लिए हों, उस चीज़ के साक्ष्य दिए जा सकते हैं, एविडेंसेस दिए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है भाई, अगला सेक्शन अपना स्टार्ट करते हैं, सेक्शन 13, ठीक है। सेक्शन 13 को बेयर एक्ट से पढ़ने से पहले इसके बारे में कुछ थोड़ी मोटी मोटी बातें जान लेते हैं। देखिए सेक्शन 13 में बात की गई है कोई भी कस्टम या राइट, ठीक है, कोई भी कस्टम या राइट कब ओरिजिन हुआ है उनका,
मोटी मोटी बात, ठीक है। ओरिजिन कब हुआ है और किन इंस्टेंसेस में उसे क्लेम किया गया है, इंस्टेंसेस इन विच कस्टम और राइट इज क्लेम्ड, ठीक है। इन दो के बारे में एविडेंस दे सकते हैं, लेकिन इसके बारे में आप जो है पहले थोड़ा सा कस्टम के बारे में जान लीजिए। कस्टम के बारे में जानते हैं, कस्टम के बारे में जानते हैं तो आप जो जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि कस्टम जो है एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ है। पहली बात ये आती है कि कस्टम जो है एंशिएंट सोर्स ऑफ लॉ है। और जब आप मोटी मोटी बातें जिससे कि आपको पता लगे कि कस्टम के बारे में एविडेंसेस देने की बात क्यों हो रही है, जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे, हिंदू लॉ में आप जब पढ़ेंगे कि जो वैलिड कस्टम होती है, जो है रिटन लॉ को भी बाईपास कर जाती है। रिटन मतलब वहां पर कस्टम वैलिड होती है, ना कि लॉ। जैसे आप एग्जांपल देखेंगे आप कि सेक्शन 5 में ये बताया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के में कि इसेंशियल ऑफ वैलिड मैरिज क्या होंगे, तो उसमें बताया गया है जो है 18-21 वाली एज होनी चाहिए, सपिंडा होना चाहिए और प्रोहिबिटेड डिग्री में नहीं होना चाहिए, ना तो सपिंडा हो ना प्रोहिबिटेड डिग्री हो। लेकिन अगर जो पार्टी मैरिज कर रही हैं वो ये प्रूफ कर देती हैं कि उनके बीच में शादी सपिंडा और प्रोहिबिटेड डिग्री में भी हो जाती है, तो वो मैरिज वैलिड हो जाएगी, ठीक है, ये वाली बात। और देखिए एक और एग्जांपल देख सकते हैं, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में भी देखेंगे आप, तो उसमें क्या है, जनरल रूल ये है कि जो जिसका अडॉप्शन हो रहा है बच्चे का, उसको जो है अनमैरिड होना चाहिए। लेकिन पार्टी ये प्रूव कर देती है कि भाई साहब हमारे बीच में ये कस्टम प्रीविलेंट है कि हमारे यहाँ जो है मैरिड का भी अडॉप्शन हो सकता है, तो वो भी वैलिड है। लेकिन जब मुस्लिम लॉ में आते हैं, यहीं आगे चलते हैं, मुस्लिम लॉ में भी कस्टम का महत्व है, लेकिन उतना नहीं है जितना हिंदू लॉ में है। उसमें यह है कि वो इस्लामिक जो प्रिंसिपल्स होते हैं उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, अगर उसके अगेंस्ट नहीं है तो कस्टम वैलिड होती है, ठीक है, मुस्लिम लॉ में। ठीक है, इतना जानिए कस्टम के बारे में। कस्टम के आपने वो तो सारे जब जो स्टूडेंट्स पढ़ेंगे उसमें ये एंटीक्विटी होनी चाहिए, ठीक है, रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है, कंटिन्यू होनी चाहिए, नॉट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे जी जुरिस्प्रूडेंशियल एस्पेक्ट है, आप उसको जो है जुरिस्प्रूडेंस में देखेंगे। अगली बात आती है राइट की, राइट के बारे में। आप जब जो कॉडिफाइड लॉ हैं जो भी हैं, चाहे ठीक है आईपीसी हो, ठीक है, या फिर जो है जो क्या कहते हैं सीआरपीसी हो या एविडेंस हो, इनमें एक्यूज के और विक्टिम के राइट के बारे में ही टोटली बात की गई है, और प्रोसीजर वगैरह बताया गया है, तो प्रोसीजर भी एक राइट बन जाता है, तो उसके बारे में। अब राइट क्या हो सकता है, राइट की राइट ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। राइट जो है मान लीजिए फुल ऑनरशिप राइट भी हो सकता है, ऑनरशिप, ठीक है, ईजमेंट्री राइट भी हो सकता है, प्राइवेट राइट भी हो सकता है, पब्लिक राइट भी हो सकता है, ये सारे राइट हो सकते हैं। हाँ, इनकॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल, कॉर्पोरियल, ये राइट्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपने सेक्शन की तरफ, तो सेक्शन क्या बात करता है, साफ करते हैं भाई। सेक्शन में इतनी सी बात है, सेक्शन 13 खोलिए, फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, फैक्ट रेलिवेंट व्हेन
राइट और कस्टम इन क्वेश्चन, राइट और कस्टम इन क्वेश्चन। ठीक है, ये इसकी हेडिंग है। इसमें आगे बढ़ते हैं। वेयर द क्वेश्चन इज एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी राइट और कस्टम। ठीक है, किसी कस्टम और राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में है तो फॉलोइंग फैक्ट जो है रेलिवेंट होंगे। ठीक है, किसी कस्टम या राइट के बारे में है तो कौन कौन सी बातें रेलिवेंट होंगी। पहली बात देखिए, जो मैंने जो कहा था कि इसमें जो पहली बात है, जो पहला क्लॉज है वो ओरिजिन के बारे में बताएगा। ठीक, जो है कब कोई कस्टम ओरिजिन हो रही है। ठीक है, जैसे एनी ट्रांजेक्शन बाय विच द राइट और कस्टम, एनी ट्रांजेक्शन बाय विच राइट और कस्टम। ठीक है, पहली बात सुनिए, क्रिएटेड, कोई भी ट्रांजेक्शन जिससे ये पता लगे कि कस्टम और राइट कब क्रिएट किया गया है। दूसरी बात क्लेम, मॉडिफाइड, ठीक है, रिकॉग्नाइज और असर्टेड और डिनाइड है। और इनसे इनकंसिस्टेंट कोई फैक्ट हो, फैक्ट इनकंसिस्टेंट एग्जिस्टेंस। ठीक है, देखो अब दोबारा से समझते हैं। ठीक है, अगर किसी केस में जो है किसी भी कस्टम या राइट के एग्जिस्टेंस के बारे में जब बात होगी तो वो कस्टम कब क्रिएट की गई है, कब क्लेम की गई है, कब उसको मॉडिफाई किया गया है, कब रिकॉग्नाइज की गई है, कब असर्टेड की गई है, या उसको डिनाई किया गया, या इनसे कि कंट्राडिक्शन में कोई फैक्ट हो, उस बात के एविडेंस दिए जा सकते हैं। ये सिर्फ पहला जो है क्लॉज बताता है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है समझने वाली बात। ठीक है, इसमें एक बात आती है, ये ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है? ट्रांजैक्शन का मतलब होता है समथिंग ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन, समथिंग ऑलरेडी डन। ठीक है, तो इसका मतलब होगा जो पहले कभी घटना हो चुकी है, या जब कब कैसे क्रिएट की गई है, या कोई क्लेम कैसे की गई है कस्टम, उसके बारे में आप एविडेंसेस दे सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा क्लॉज देखते हैं। ठीक है भाई, दूसरा है, इसका दूसरा क्लॉज होता है पर्टिकुलर इंस्टेंसेस। पर्टिकुलर इंस्टेंसेस, ठीक है, जिसमें पर्टिकुलर इंस्टेंसेस जिसमें क्या हुआ है, कोई भी जो है राइट और कस्टम क्लेम की गई है, वही उधर से ही क्लेम की गई हो। ठीक है, दूसरा रिकॉग्नाइज की गई हो, तीसरा एक्सरसाइज की गई हो, या इसका एक्सरसाइज डिस्प्यूटेड हो, डिस्प्यूटेड और असर्टेड। ठीक है, मान लीजिए इसमें है पर्टिकुलर, जब मतलब उसके एग्जाम्पल्स कभी जो है जो इन जो है पास्ट में कब वो क्लेम की गई थी, या कब रिकॉग्नाइज की गई थी, कब उसको एक्सरसाइज किया गया। ठीक है, इंस्टेंसेस ही तो हो जाएंगे, या उसको कब डिस्प्यूट किया गया था उस कस्टम को, या उसको कब अप्रूव किया गया था। ये सारी चीज़ें के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है।
इसमें जो जानने वाली बात है ये वो अब आ रही है, इस पर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इसमें एक केस लॉ है जो बहुत ही पूछा जाता है, आनंदीबाई वर्सेस राजा रानी। ठीक है, इसमें यही पूछ लिया जाता है कि ये केस किससे रिलेटेड है, बहुत पूछा जाता है। आप देखेंगे कि जो अगर क्वेश्चन लगाएंगे ऑब्जेक्टिव का आपको मिल जाएगा ये सेक्शन 13 के बारे में। और एक केस, एक चीज़ और आती है इसमें जो बताने लायक है, वो ये है क्या ट्रांजैक्शन, वो सॉरी जजमेंट ऑफ ए कोर्ट ट्रांजैक्शन हो सकता है, वेदर जजमेंट ऑफ द कोर्ट कैन बी ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो अर्ली अप्रोच थी, जो इसमें देखिए, जो अर्ली अप्रोच थी कोर्ट्स की वो ये थी, उसमें अलग अलग थी, अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग अप्रोच रखते थे। लेकिन एक केस आया था, उस केस को लिख लीजिए, उसके बाद से इसको ये मानने लगे कि हाँ कि जजमेंट भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। वो कौन सा केस था? तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम। तिरुमाला, आप टीटी करके कर लीजिए, तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम वर्सेस केएम कृष्णव। ठीक है, इस वाले केस में ये कहा गया था कि जो जजमेंट होता है वो भी ट्रांजैक्शन हो सकता है। मतलब इसका क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके कोई केस था, और मान लीजिए इन फ्यूचर अगर सी और डी के बीच में कोई आता है डिस्प्यूट उसी प्रॉपर्टी को लेके, तो उस जो केस ए और बी के बीच में डिसाइड किया गया था उसके भी साक्ष्य दिए जा सकते हैं। इसको और भी समझ सकते हैं, मान लीजिए इधर देखते हैं, एक केस में किसी एक चाइल्ड की लेजिटिमेसी को मतलब स्वीकार किया गया या जो है उसको स्वीकार नहीं किया गया, और उससे रिलेटेड अगर दूसरा केस आता है, तो अगर मान लीजिए पहले वाले में स्वीकार कर लिया गया तो लड़का तुरंत एविडेंस दे देगा कि भाई साहब जो पुराना केस था उसमें मेरी लेजिटिमेसी को कोर्ट ने स्वीकार किया है, या अगर नहीं किया है तो दूसरी पार्टी देगी कि साहब आपकी लेजिटिमेसी को कोर्ट ने पिछली बार ही स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, ये तो आपका सेक्शन 13 के बारे में हो गया। 13 में यही पूछा जाता है ज़्यादातर जो है कि उससे केस लॉ पूछा जाता है, और डायरेक्ट उसकी जो सेक्शन की हेडिंग है उसी से पूछ लिया जाता है। ठीक है, हाँ, तो अब एक छोटी सी बात और मुझे बतानी थी, क्योंकि कुछ कमेंट वगैरह आई थी उसके बेसिस पर, क्योंकि अब तक आपने देखिए 3 केसेस पढ़ लिए हैं, अब तक 3 केस पढ़े हैं। पहला पढ़ा है आर वर्सेस रिचर्डसन, कंफ्यूज ना हो इस वजह से बता दे रहा हूँ। ठीक है, दूसरा पढ़ लिया है आपने आर वर्सेस बेडिंगफील्ड। ठीक है, तीसरा अभी पढ़ा नहीं है लेकिन जो है पढ़ाएंगे उसको, वैसे सेक्शन 8 में भी आ जाता है, क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला। देखिए ये तीनों केसेस ऐसे हैं, आप इसके फैक्ट्स में कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि इसमें भी गला कटा है लड़की का या लड़के का, इसमें भी गला कटा है और इसमें भी गला कटा है, लेकिन ये तीनों जो है केसेस अलग अलग हैं। इसको जब आपको जो है पहला ही लेक्चर दिया था उसमें इसका रेफरेंस देके कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी, तो इसमें सारी चीज़ें बताई गई थी कि कोई फैक्ट जो है कैसे रेलिवेंट होता है। इसको हमने कंडक्ट वाले में बताया था, कंडक्ट सेक्शन 8 में। ठीक है, और ये जो क्वीन वर्सेस अब्दुल्ला है ये भी कंडक्ट वाला हो जाता है, इसको तो डिटेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस 32 में ज़्यादा है, सेक्शन 32 में, इस वजह से वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, ये अलग अलग केसेस हैं और कुछ नहीं इसमें। आप लोग अगर कोई क्वेरी हुआ करे क्वेश्चन से रिलेटेड या उससे रिलेटेड, या कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, कहीं कोई सजेशन देना है, तो
तो आप कमेंट वगैरह करके बता दिया कीजिए। धन्यवाद।